Hello guys, welcome back to my channel. Welcome to Finance Market. Welcome to another video. गाइस, इस वीडियो के अंदर रिलायंस पावर लिमिटेड के ऊपर मैं अपना एक ओपिनियन, अपनी एक ऑब्जर्वेशन एनालिसिस रखना चाहूँगा। तो अगर आप मेरी बातों से एग्री करेंगे तो फिर ये अच्छी बात है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप डिसएग्री करते हैं तो कोई बात नहीं, आई अंडरस्टैंड कि मेरी बात से आप एग्री भी कर सकते हैं, डिसएग्री भी कर सकते हैं। दोनों तरीके की चीज़ों को करने का आपका राइट है। अब बात करते हैं दोस्तों कि रिलायंस पावर लिमिटेड की क्या सिचुएशन है, मतलब इसके अंदर आपको क्या करना चाहिए, मतलब एंट्री करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, अगला टारगेट क्या होगा, किस तरीके का यहाँ पैटर्न चल रहा है। ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे, टेक्निकल एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि इसके अंदर लास्ट के कुछ क्वार्टर्स में क्या नतीजे और किस तरीके की सिचुएशन रही है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं मुझे अभी आज डिस्कस करनी है इस वीडियो के अंदर, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा और पता करते हैं कि क्या सिचुएशन है। तो सबसे पहले आप लोगों के सामने मैं फ्राइडे वाले दिन के स्टेटस को दिखाना चाहूँगा। फ्राइडे वाले दिन की अगर हम बात करें तो 3.70 की क्लोजिंग इससे पहले वाले दिन थी और 3.80 की ओपनिंग है। 3.80 से ओपन होने के बाद 3.65 का लो बनाता है और 3.80 का हाई बनाता है। लोअर सर्किट बैंड लगा था 3.35 का और अपर सर्किट बैंड लगा था 4.05 का। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि 3.35 और 4.05 का लोअर सर्किट और अपर सर्किट बैंड जो है प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस यानी 3.70 से 35 पैसे ऊपर है और 35 पैसे नीचे है। मतलब लोअर सर्किट बैंड 35 पैसे नीचे और अपर सर्किट बैंड 35 पैसे ऊपर है, राइट। और 3.80 से ओपन होने के बाद वही उसका आज उस फ्राइडे वाले दिन का हाई भी है, मतलब हाई नहीं बनाता है। टोटल वॉल्यूम ट्रेडेड की बात करें तो फ्राइडे वाले दिन 15.3 मिलियन यानी 1,53,76,659 ये वॉल्यूम ट्रेड हुआ है एनएससी के ऊपर। बीएससी के ऊपर टोटल वॉल्यूम ट्रेड हुआ था 3.3 मिलियन यानी 33,86,330। 3.66 की क्लोजिंग दिया है बीएससी के ऊपर। एनएससी के ऊपर 3.65 की क्लोजिंग है। 52 वीक लो है 1.00 और 52 वीक हाई है 5.00 का। मार्केट कैप की अगर आप बात करें तो टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन है दोस्तों एनएससी के ऊपर 1023.87 करोड़। फेस वैल्यू 10 रुपीज़ की है। बीटा अगर आप चेक करेंगे 0.25 है। इंडस्ट्री का पी वैल्यूएशन अगर आप देखें तो 11.93 है। सिक्योरिटी वाइज डिलीवरी परसेंट 23.30% है। अब आपसे रिटर्न परसेंट बात कर लेते हैं। एक हफ्ते के अंदर दोस्तों 1.35 का नेगेटिव रिटर्न दिया है। एक महीने के अंदर 7.35 का पॉजिटिव रिटर्न है। 3 महीने के अंदर 87.18% का पॉजिटिव रिटर्न है। 6 मंथ के अंदर 114.71% का पॉजिटिव रिटर्न है। एक साल का अगर आप चेक करें तो 19.67% का पॉजिटिव रिटर्न है। तो आप देख सकते हैं कि एक महीने से लेकर के एक साल के बीच में इसने पॉजिटिव रिटर्न ही दिए हैं। लास्ट हफ्ते के अंदर इसमें नेगेटिव रिटर्न वो भी 1.35 का दिखा रहा है परसेंट। अब थोड़ा सा आपसे बताना चाहूँगा इसके स्टेक होल्डिंग पैटर्न को लेके। दोस्तों यहाँ पे बताना चाहूँगा लास्ट के 2 क्वार्टर्स या लास्ट के 4 क्वार्टर्स आपको बता देता हूँ जल्दी से। जून 2020 की मैं सबसे पहले बात करूँगा। 19.29% की स्टेक के साथ प्रोमोटर्स बने हैं जिसका 61.42% गिरवी रखा गया है। 2.91% की स्टेक एफआईआईज़ के पास, 22.22% की स्टेक है डीआईआईज़ के पास, जिसमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास 3.03% है। इंश्योरेंस कंपनीज 3.83% के साथ बनी है। म्यूचुअल फंड्स 0.15% की स्टेक के साथ और रेस्ट जो है 15.21% है। अदर कैटेगरी वालों के पास जो टोटल स्टेक है वो है 55.59%। मार्च 2020 क्वार्टर की अगर आप बात करें इसके ठीक पीछे वाले क्वार्टर की तो 19.29% की स्टेक के साथ प्रमोटर्स बने हैं जिसका 53.75% गिरवी था। 5.22% की स्टेक के साथ एफआईआईज़ बने हैं और 21.95% की स्टेक के साथ डीआईआईज़ हैं जिसका 0.15% म्यूचुअल फंड्स के पास है। अदर कैटेगरी वाले इन्वेस्टर के पास 53.53% की स्टेक है। सितंबर 2019 की बात करेंगे तो 43.2% की स्टेक है प्रमोटर्स के पास जिसका 82.53% गिरवी था। 6.23% की स्टेक है आपके एफआईआईज़ के पास और 12.64% की स्टेक है डीआईआईज़ के पास। 37.92% की स्टेक है आपके अदर कैटेगरी वाले इन्वेस्टर्स के पास।
अब बात करते हैं जून 2019 यानी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, यानी जून 2020 से सीधे आप कंपेयर करेंगे जून 2019 की। तो यहाँ पे 45.16% की स्टेक है प्रोमोटर्स के पास, जिसका 83.29% गिरवी था। 5.96% हिस्सेदारी थी एफ आई आईज़ के पास, और डी आई आईज़ के पास 17.86% और अदर कैटेगरी वाले रिटेल इन्वेस्टर्स के पास 31.01% की स्टेक थी। म्यूचुअल फंड्स की स्टेक यहाँ पे सारे क्वार्टर्स जो हमने आपको बताए सब में सेम है, 0.15% की स्टेक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ से कंक्लूजन निकलता है कि कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं, प्रमोटर्स के पास 19.29% स्टेक है, जो कि लास्ट के 4 क्वार्टर से आप देख रहे हैं कि कम होती हुई बची हुई है, कम होते होते बची है। और जिसमें आप देख सकते हैं कि 50% से ज़्यादा जो उस क्वांटिटी है, 50% से ज़्यादा स्टेक का पार्ट जो है गिरवी रखा गया है। गिरवी रखने के अगेंस्ट मतलब उसके अगेंस्ट लोन लिया गया होगा किसी भी बैंकिंग या फिर किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। तो दोस्तों ये इसके स्टेक होल्डिंग पैटर्न है। अब थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटस, यानी फाइनेंशियल स्टेटस नहीं, बेसिकली आपको प्रॉफिट एंड लॉस जो कि आपको मैं ओवरऑल बता देता हूँ मोटा मोटा। जून 2020 का जो क्वार्टर अभी निकला है, बेसिकली जून 2021 बोलना चाहिए, तो उसका अभी यहाँ पे रिज़ल्ट अपडेटेड नहीं है। लेकिन आपको मोटा मोटा मैं बताऊं तो मार्च 2020 को हम लोग कंपेयर कर लेते हैं मार्च 2019 से। तो इनकम टोटल जो स्टैंड अलोन की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, कंसोलिडेटेड इनकम की बात करेंगे तो मार्च 2020 के अंदर 8,202.41 करोड़ की थी। मार्च 2019 के अंदर 8,534.26 करोड़ थी। आप देख सकते हैं कि कम हुई है। टोटल एक्सपेंसेस अगर आप देखें तो 8,429.21 करोड़ है। वहीं पर टोटल एक्सपेंसेस 2019 में देखेंगे मार्च 2019 में तो 8,276.69 करोड़ है। आप देख सकते हैं कि एक्सपेंसेस यहाँ बढ़ गए, मतलब इनकम जो है लास्ट ईयर के सेम मार्च क्वार्टर में जो भी थी उससे इनकम यहाँ कम हुई है, और लेकिन वहाँ एक्सपेंसेस जो थे उससे यहाँ एक्सपेंसेस बढ़ गए। मैं आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपेयर कर रहा हूँ। रेफरेंस जो क्वार्टर है वो मार्च 2020 है, ध्यान दीजिएगा। अच्छा, यहाँ पे आपको मैं बताना चाहूँगा, अच्छा टोटल जो प्रॉफिट और लॉस होता है वो क्या होता है, टोटल इनकम माइनस टोटल एक्सपेंसेस। तो ये सब कुछ नेगेटिव है। आफ्टर टैक्स बिफोर टैक्स मैं सब कुछ आपको ओवरऑल एक साथ बता देता हूँ, और क्योंकि टाइम बचेगा हम लोगों का। कंसोलिडेटेड प्रॉफिट स्लैश लॉस, जो कंसोलिडेटेड प्रॉफिट स्लैश लॉस जो है वो है मार्च 2020 क्वार्टर के लिए 4,076.59 करोड़ है नेगेटिव में। वहीं पे अगर आप देखें मार्च 2019 क्वार्टर की तो वो है 2,951.82 करोड़ नेगेटिव का। अब देख सकते हैं यहाँ पे एक चीज़, कंसोलिडेटेड प्रॉफिट स्लैश लॉस ये है 2,951.82 से और ज़्यादा बढ़ कर के -4,076.59 करोड़ है। आप देख सकते हैं कि काफ़ी यहाँ पे ज़्यादा लॉस हो गया है। इसके अलावा दोस्तों अब चलिए बात करते हैं हम लोग सीधे टेक्निकल्स की। तो टेक्निकल्स में यहाँ पे डेली बेसिस पे अगर आप देखेंगे तो न्यूट्रल रेटिंग है। मंथली बेसिस पे, अगर वीकली बेसिस पे देखें तो बहुत ज़्यादा बुलिश है, लेकिन मंथली बेसिस पे अगर आप देखेंगे तो बेरिश है। मूविंग एवरेजेस की मैं बात कर लेता हूँ जल्दी से। 5 दिन का मूविंग एवरेज है 3.08 जिसके ऊपर बुलिश है, और 10 डेज़ का मूविंग एवरेज है 2.73 जिसके ऊपर बुलिश है, और बाकी जितने मूविंग एवरेजेस है 20 से लेकर के 200 डेज़ के सबके ऊपर ये बेरिश है। शॉर्ट टर्म टारगेट क्या हो सकता है इसका, अगर हम देखें शॉर्ट टर्म टारगेट दोस्तों इसका क्या होना चाहिए, ये देखिए अगर एक तरीके से देखा जाए तो ये 4.00 के अराउंड घूमेगा, ठीक है। तो इसका शॉर्ट टर्म टारगेट मेरे हिसाब से 4.00 ही मान के चलना उचित लग रहा है। बाकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी आपको थोड़ा सा दिखाना चाहूँगा। एनी हाउ अगर ये ऊपर जाता है 4 के आसपास भी चलता है तो 4 की सीरीज़ है उसमें आपको इसको रेजिस्टेंस जो फर्स्ट फेस करना होगा वो 4.38 पे, सेकंड 5.47 पे, और थर्ड रेजिस्टेंस 6.08 पे है, काफ़ी ऊपर है। सपोर्ट की अगर आप बात करेंगे तो 2.68 का फर्स्ट सपोर्ट, सेकंड सपोर्ट है 2.07 का, और थर्ड सपोर्ट है 0.98 का, काफ़ी नीचे है। इनका पाइवोटेड लेवल 3.77 है। लेकिन मैं आपको ग्राफ से अगर क्लियरली समझाना चाहूँ तो आइए ग्राफ पे थोड़ा सा देख लेते हैं। ग्राफ से थोड़ा आइडिया लगेगा कि कहाँ पे ये एक्चुअली में घूम रहा है।
तो आइए देखते हैं, जैसे कि ये ग्राफ है, इस ग्राफ में आप देख सकते हैं कि ये जो चार्ट है एक दिन का ही चार्ट है। आप देख सकते हैं कि काफ़ी बेरिश इसका मूव रहा है कल फ्राइडे के दिन का। 5 दिन के अगर अंदर आप देखें तो 5 दिन के अंदर भी यहाँ पे सडन मूवमेंट हुआ है अप साइड, लेकिन फिर भी यह कंसोलिडेशन है। तो एक तरीके से देखें तो कंसोलिडेशन फेज़ में रोटेट हो रहा है लास्ट 5 डेज से। एक महीने का अगर आप चार्ट देखें तो एक महीने में भी अगर आपको दिखाना चाहूँ तो आप देख सकते हैं कि ये एक महीने के अंदर का पूरा चार्ट है, जिसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इस जोन में सडन हाई बना है, लेकिन इसके बाद धीरे धीरे यहाँ पे गिरावट हो रही है। तो यहाँ आप देखें ध्यान से तो ये 4 का जो लेवल है, 4 के लेवल के आसपास ही ये घूमता हुआ नज़र आ सकता है, राइट। 4 के लेवल के आसपास ही ये घूमता हुआ नज़र आ सकता है। बाकी अगर 4 से ऊपर जाता है तो इसको रेजिस्टेंसेस फेस करने पड़ेंगे, और उसके बाद ये भी 4.10 4.20 इसी के आसपास होगा। अगर नीचे मान लीजिए किसी तरीके से आता है, उस केस में यहाँ पे 3.40 या 3.30 या 3.50 के आसपास ये हो सकता है। एक 3 महीने का अगर ज़रा ग्राफ चेक करें तो 3 महीने के ग्राफ से देख करके आपको यहाँ आइडिया लग रहा होगा कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड है 4 के आसपास, ठीक है, राइट। और यही चीज़ आप अगर 6 मंथ्स का चेक करें सीधे, तो 6 मंथ के अंदर आप ग्राफ देखेंगे तो ये इस तरीके की सिचुएशन है। आप देख सकते हैं कि लास्ट के 6 मंथ में ये 4 और 3 के बीच में फ्लक्चुएट हो रहा है। तो लॉन्ग टर्म विजन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप चेक करेंगे तो ये लॉन्ग टर्म में मैं आपको 4 के लॉन्ग टर्म मीन्स मैं 6 मंथ मैक्सिमम मान के चल रहा हूँ, 6 to 7 मंथ, तो 4 के आसपास या 4.20 मैक्सिमम के आसपास हो सकता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे, राइट। बाकी मेरी एनालिसिस गलत भी हो सकती है, आई एम नॉट 100% ट्रू। एक साल का अगर आप यही चीज़ देखेंगे ना तो एक साल में आपको ये सिचुएशन देखने को मिल रही है। यहाँ पे बिग रिकवरी हुई है। अब बिग रिकवरी के पीछे कारण ये है कि कुछ रॉबिनहुड इन्वेस्टर्स बीच में आ गए थे, ठीक है। और इसके अलावा ये जो जून क्वार्टर इनका अभी निकला है, जून क्वार्टर यानी जून 2021 जो फाइनेंशियल ईयर नया स्टार्ट हुआ, उसके फर्स्ट क्वार्टर में इन्होंने जो नेट स्टैंड लोन इनकी सेल हुई थी, यहाँ पे इसको मैंने आई थिंक मेंशन किया था आप लोगों को, जो इनकी नेट सेल हुई थी वो 12.70 करोड़ की थी, जो कि 14.79 करोड़ इसकी लास्ट क्वार्टर में हुई थी, मतलब सेम ईयर के लास्ट क्वार्टर में, जो कि 14.13% डाउन है। आप देख सकते हैं यहाँ पे इनको प्रॉफिट भी हुआ है अच्छा खासा नहीं हुआ है, मतलब हुआ है। यहाँ पे क्वार्टरली नेट प्रॉफिट इनको हुआ था जून 2021 में 106.99 करोड़, जबकि अगर आप इसी को क्वार्टर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर आप चेक करेंगे तो 215.61% ये डाउन है, जो कि सॉरी अप है, आई एम सॉरी, ये 215.61% अप है। जबकि इसको अगर एग्जैक्ट फिगर देखेंगे तो 92.54 करोड़ था जून 2019 में। तो आप देख सकते हैं EBITDA की अगर बात करें, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डिप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन, तो वो भी 219.77%, जो कि ग्रोथ हुई है उसके अंदर, ठीक है। ये जून 2021 नया जो सेशन स्टार्ट हुआ है उसके क्वार्टर की मैं बात कर रहा हूँ। और जून 2019 की बात करेंगे तो 20.81 हुआ करता था। तो अब 956.08% की ग्रोथ है यहाँ पे, ठीक है। अब बहुत सारी चीज़ें हैं, कितनी सारी चीज़ें मैं एक साथ नहीं बता सकता, डिस्कस करने को तो बहुत है, लेकिन मोटा मोटा अगर मैं आपसे लास्ट में फिर से अगर बताना चाहूँ तो यही हो सकता है दोस्तों कि अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बाई करना चाहते हैं या सेल करना चाहते हैं, अगर ये दोनों क्वेश्चन आपके दिमाग में है तो आपको किस तरफ जाना चाहिए, ये चीज़ मैं आपको क्लियर करता हूँ। देखिए, बाई करना चाहते हैं तो थोड़ा रिस्की है, इस चीज़ को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, लेकिन रिस्की होने के साथ साथ अगर आप थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा अमाउंट अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप पूरा पूरा अमाउंट इन्वेस्ट करिए, थोड़ा सा अमाउंट लगा सकते हैं और आप शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के लिए इसमें सोच सकते हैं। मैं आपको लॉन्ग टर्म विजन के लिए, इस लॉन्ग टर्म प्रॉफिट के लिए मैं यहाँ पे रुकने के लिए नहीं कहूँगा, क्योंकि कंपनी जो है आप लास्ट क्वार्टर से लास्ट ईयर से अगर आप देखेंगे तो इसमें थोड़ा थोड़ा डाउन आ रहा है, लेकिन कंपनी हालांकि अपने बिजनेसेस को इम्प्रूव करने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। आपको लास्ट मैंने अपडेट किया था कि बांग्लादेश में इनका कोई प्रोजेक्ट चल रहा था, जापान की किसी कंपनी के साथ इनका जॉइंट वेंचर है, तो वो बिज़नेस इनका चल रहा है।
इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का। तो बिज़नेस को ग्रो कराने के लिए कंपनी जो है, हर कंपनी अपने अपने लेवल से कोशिश करती है, लेकिन अगर डेट पड़ जाता है कंपनी के ऊपर तो वो उसके लिए एक बड़ी लायबिलिटी बन जाती है, जो कि कंपनी की डाउनफॉल का सबसे बड़ा कारण बनती है। रिलायंस कम्युनिकेशन को देख सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो बहुत लंबी हो गई है, आई एम सॉरी फॉर दैट, लेकिन आपको मैं बहुत सारी चीज़ें अभी भी डिस्कस करना चाहता हूँ, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो मैं टर्मिनेट करना चाहूँगा। और कुछ और अपडेट होगी इसमें तो मैं आपको ज़रूर अपडेट करूँगा। इसके अंदर अगर तेज़ी आएगी, अगर अभी कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आ जाती है कंपनी की तरफ से, तो वो पॉजिटिव न्यूज़ की वजह से ये हो सकता है 4 या 4.10 के आसपास जा सकता है। लेकिन अगर नेगेटिव न्यूज़ नहीं आती है तो ये 3.65 है, तो 3.50 या 3.45 से लेकर के 3.80 को बीच में फ्लक्चुएट करता हुआ नज़र आ सकता है, ऐसा मुझे लगता है। बाकी आपको क्या लगता है, आप भी अपने कमेंट सेक्शन के ज़रिए बता सकते हैं। अगर आपको डीमेट अकाउंट ओपन कराना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ एक लिंक दिया गया है, लिंक को क्लिक करके आप अपस्टॉक के अंदर अकाउंट ओपन करा सकते हैं। और फाइनेंस मार्केट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लें आने वाली हर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन पाने के लिए। सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।